ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई एम बैक अगेन विथ यू फॉर एन अमेजिंग एडिटोरियल एनालिसिस। हर बार की तरह आज हम आपके सामने फिर एक अच्छा एडिटोरियल लेके आए हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और बात हो रही है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के लिए। क्यों ये एडिटोरियल हमारे लिए ज़रूरी है? देखिए, जहाँ कहीं भी वुमेन प्रोटेक्शन की बात आए, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन की बात आती है ना हमारे इस सिलेबस में, वहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल कानून है, पर्टिकुलरली माइनर गर्ल चाइल्ड के लिए। यानी कि यहाँ पे इस एडिटोरियल को हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के भी फैक्ट्स देखेंगे, बट क्या होता है अक्सर हमें अपने GS3 में भी सवाल आ सकता है, हमारे GS2 में भी क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे हम गवर्नेंस की बात करें कि किस तरीके के डिसीजंस लिए गए हैं वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई बार SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ऊपर पूछ दिया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के ऊपर पूछ दिया जाता है। क्योंकि पॉक्सो एक स्पेशल एक्ट है तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अक्सर डिबेट में है। तो हम इसको टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार ज़रा आप इस ऑथर के बारे में ज़रा देखिए। ये फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, यानी कि इन्होंने ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखा है। ये पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, तो इनका जो ओपिनियन है वो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताएगा। तो हो सकता है कि हमें इंटरव्यू में भी ये चीज़ें, ये अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहे। जहाँ तक बात है पॉक्सो की, तो ऑथर कहता है कि 10 साल बीत चुके हैं। यानी कि पॉक्सो एक्ट को 2012 में लागू किया गया था, बेसिकली क्या करने के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं हमारे लिए ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज से उनको बचाया जा सके, समाज में एक तरह का डिटरेंस क्रिएट किया जा सके, भय क्रिएट किया जा सके कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडिया ने 1992 के UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को रेटिफाई जब किया, तब यह कानून लागू किया गया 2012 में, नवंबर 14, 2012 को ये इफेक्ट में आया। अब मुद्दा क्या है? दो बातें मेजरली सामने आती हैं। पहला, पॉक्सो एक्ट के अंदर FIR बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो जाती है, पर अल्टीमेटली कन्विक्शन रेट पुअर है, यानी कि सज़ा बहुत कम लोगों को सुनाई गई। दूसरा, ये मुद्दा सामने आता है कि एज ऑफ कंसेंट जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर, उसको 18 साल से कम करके 16 साल कर दिया गया। सिचुएशन समझिएगा, 10वीं का बच्चा है, 10वीं का लड़का है, 10वीं की लड़की है, 10वीं का लड़का है और 10वीं की लड़की है। सवाल ये, मुद्दा ये सामने आया कि दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। अब भाई हो सकता है, शाहरुख खान के फैन थे, मूवीज ज़्यादा देखते थे, रोमांटिसिज्म अपनी लाइफ क्रिएट करी उन्होंने अपने दिमाग में, सोचा कि इस बबूले के अंदर, इस गुब्बारे के अंदर, इस थॉट में हम पूरी जिंदगी जी लेंगे। लड़की लड़के के साथ भाग गई, एक ही दिन के लिए सही, पर लड़की लड़के के साथ भाग गई। अब लड़की के माँ बाप क्या करते हैं, लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंदर FIR करा सकते हैं अगर ये प्रूव हो गया, ये साबित हो गया, मेडिकल रिपोर्ट्स में, बयान में ये प्रूव हो गया कि दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, फिजिकल इंटीमेसी हुई है। अब हुआ कि नहीं हुआ ये तो कोर्ट में जाके प्रूव होगा, पर प्राइमा फेसाई FIR तो हो जाएगी ना। अब 16 साल के उस लड़के के बारे में सोचिए, जिसको जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा, पर शायद रेप का आरोप समाज उसके ऊपर लगा देगा। ऐसा भी हो सकता है कि लड़का 18 साल का हो और लड़की 16 साल की हो गया प्यार, लव हैज़ गॉट नो एज। तो यहाँ पे रेप का जो ऑफेंस है सेक्शन 375 IPC में,
कहाँ है? सेक्शन 375 आईपीसी में। वहाँ पे जो कंसेंट कहा गया, यानी कि अगर 16 साल से कम की लड़की के साथ मर्जी के साथ भी अगर सेक्स किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो वो रेप माना जाएगा। पॉक्सो एक्ट में उस चीज़ को चेंज कर दिया गया और कंसेंट की उम्र 18 साल कर दी गई, यानी 17 साल की लड़की के साथ मर्जी के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो वो अपराध है। ये क्यों किया गया होगा कानून में, जरा आप सोच सकते हैं? क्या इसका बुरा प्रभाव है? नहीं, इसका प्रभाव अच्छा है। एक समाज में भय की भावना है, ठीक है। सेक्सुअल ऑटोनॉमी डेफिनेटली छीनी जा रही है आपसे, आपकी स्वाधीनता, करने ना करने की आज़ादी छीनी जा रही है आपसे। पर आप वल्नरेबल सेक्शन के बारे में ज़रा सोचेंगे, जिनके साथ अपराध हो जाते हैं जिन बच्चों के साथ, उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। ये कानून में डिफेक्ट नहीं है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, जिसको इस ऑथर ने, आर.के. विज साहब ने, बड़े सिंपल शब्दों में बखूबी हमें समझाया है। तो इस एडिटोरियल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉक्सो एक्ट क्या है वो देखेंगे, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992 का क्या है वो देखेंगे, और फर्दर हम देखेंगे कि पॉक्सो के एक्ट के साथ कन्विक्शन में क्या प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज हम ये भी देखेंगे कि फीचर्स क्या है पॉक्सो पे, और इन्वेस्टिगेशन अंडर पॉक्सो में दिक्कतें क्या हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, बयान, मेडिकल प्रोसिक्यूटरिक्स जो कह रही है, जज जो बयान ले रहा है ना, उसके ऊपर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसी सिंपल एडिटोरियल एनालिसिस हम डेली बेसिस पे करते हैं। अगर आपको एडिटोरियल ये पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए ये वीडियो, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ बेशक शेयर करें। पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी एक आम आदमी को भी ज़रूरी है, सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट को नहीं, बल्कि एक आम आदमी को भी पॉक्सो एक्ट के बारे में ज़रा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली सिंपल सी बात कही कि पॉक्सो एक्ट का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि जो चिल्ड्रन है उनको सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसीलिए एज ऑफ कंसेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स को 16 साल से बढ़ा के 18 साल कर दिया गया। ये एक मेजर पॉइंट है। फर्दर प्रैक्टिस में देखा गया, यानी कि ऐसा क्या हो रहा है इस कानून के साथ, दिक्कत क्या है, तो बहुत सारी स्टडीज़ की गई। किसकी स्टडीज़ की गई? उन केसेस की स्टडी की गई जिनको रजिस्टर किया जाता है, जहां पे देखा गया कि एडोलेसेंट ग्रुप के बच्चे, 16 साल के ऊपर वाले बच्चे रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट में है, रोमांस वाला रिलेशन है एक, और यूजली लड़की जो है वो शादी की मनोभावना रखते हुए लड़के के साथ अपनी मर्जी से भाग जा रही है। और हर इंस्टेंसेस में, ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेस में पुलिस ने तुरंत केस इनिशिएट कर दिया, एफआईआर कर दी। किसके कहने पे? माइनर गर्ल, 16 साल की उम्र, 18 से कम वाली उम्र वाली लड़की के कहने पे। और किसके अगेंस्ट? जिसके साथ वो भागी, उसके लवर के खिलाफ। अब जब सेक्सुअल एक्ट कंफर्म हो जाता है तो पॉक्सो एक्ट के अंदर, पॉक्सो के प्रोविजंस के अंदर एफआईआर कर दी जाती है उस लड़के के खिलाफ, जो कई बार माइनर भी हो सकता है, भाई एक ही क्लास का है, और हो सकता है कि कई बार लीगल एज फॉर मैरिज भी ना हो। और इसका कंसिक्वेंस क्या होता है? कंसिक्वेंस ये होता है कि उस बेचारे लड़के को प्रोसिक्यूट किया जाता है फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि सज़ा सुनाई जाती है, ट्रायल चलाया जाता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, जो कि उसकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। उसकी मनोभावना के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। ऐसा होना चाहिए था, सही है, ऑफेंस है तो होना चाहिए, लेकिन अगर मर्जी से हुआ तो वहीं पे लड़कों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता है, और लड़कियां जो कि अपने माँ बाप को समझा नहीं पाती, मना नहीं पाती कि हम क्यों प्यार में फंसे हैं या हम क्यों प्यार करते हैं, पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दे रहे हैं कि तुम्हारी उम्र ही क्या है करने की, तुमको क्या पता है जिंदगी में क्या आगे रखा है तुम्हारे लिए। ऐसे केस में उस लड़की को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भेज दिया जाता है रिहैबिलिटेशन के लिए। और यहाँ पे एक्टिविस्ट जो हैं, इसी आधार पे उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉक्सो एक्ट के पर्पस को चैलेंज किया, क्वेश्चन किया, सवाल उठाया कि इस एक्ट ने जितनों को बचाया नहीं, उससे ज्यादा जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं जवान लोगों की, और पूरी परिवारों को कानून व्यवस्था में लपेट लिया है। तो ये है पॉक्सो एक्ट का पर्पस, और ये है पॉक्सो एक्ट की ग्राउंड रियलिटी। आगे बात करें तो इस कानून के साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत तो आपको समझ में आ गई होगी, दिक्कत तो बेसिकली आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि पुअर कन्विक्शन रेट है, और एज ऑफ कंसेंट को जो कम कर दिया गया, वो बेसिकली इंपैक्ट ऑफ द ग्राउंड जो है वो बहुत बुरा है इस चीज का। ठीक है, तो ये वाले फैक्ट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं अभी, है ना। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के को बेसिस पे बनाया गया। तो क्या है ये कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992 का?
देखिए ये एनफोर्स हुआ है 1992 में, एनफोर्स हुआ है 1992 में, लेकिन अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने 1989 में। ये रिकॉग्नाइज करता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से कम है वो एक चाइल्ड है, उस यूएन कन्वेंशन के हिसाब से 18 साल से कम उम्र। तो एक स्टेटमेंट हो गया आपके लिए। इसमें बेसिकली उस बच्चे के सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स बताए गए हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन और एबिलिटीज, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक और कल्चरल राइट्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स राइट्स सच एज एजुकेशन, रेस्ट एंड लेजर, प्रोटेक्शन फ्रॉम मेंटल फिजिकल अब्यूज इंक्लूडिंग रेप एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रैटिफाइड ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, यानी कि विश्व विख्यात, सभी ने अग्री किया है इस कानून के लिए। अब प्रॉब्लम्स क्या है पॉक्सो के कन्विक्शन के साथ? इंडिया में बात करें तो पॉक्सो जो कानून 2012 के, उसके साथ दिक्कत क्या है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में अपराध हो या क्रिमिनल कोई भी अपराध हो, तो उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, पुलिस की पावर क्या है, एसपी की पावर क्या है, एफआईआर कैसे रजिस्टर होगी, जजेस की पावर क्या है, कौन सा कोर्ट होगा, ये सब कुछ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताया गया है। और इन्वेस्टिगेशन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो है वो बेसिकली प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी लड़की के बयान के बेसिस पे की जाती है। एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार होती है, एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल रिपोर्ट एग्जामिनेशन होता है फॉरेंसिक साइंस का, मेडिकल रिपोर्ट का, जहां पे बच्चे की, चाइल्ड की उम्र डिटरमाइन की जाती है। तो चार चीजें जरूरी हैं, प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी लड़की का स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट और एज का सर्टिफिकेट। अब पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो भी बच्चा अफेक्टेड है, लड़की बेसिकली, है ना, वो वुमेन सब इंस्पेक्टर ले और एट द चाइल्ड्स रेसिडेंस और प्लेस ऑफ चॉइस, यानी कि ये वुमेन जो है बेसिकली पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ जाके लेगी, लेडी इंस्पेक्टर ये लड़के के घर पे जाके लेगी या जिस भी जगह पे वो चाहे, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ रहा है कि लड़की के घर जाके बयान लिया जाएगा। अब इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्या हुआ है, ये इम्पॉसिबल होता है, ऐसा कर नहीं पाते विद द प्रोविजन, जब नंबर ऑफ वुमेन फोर्स, जो पुलिस फोर्स में महिलाएं हैं वो सिर्फ 10% हैं और बहुत सारे पुलिस स्टेशन में वुमेन स्टाफ तो है भी नहीं। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्कीम निकाली, IUCAW नाम की, इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन नाम की, जिसमें कि 15 पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ये टीम बनाई गई और उसमें 1/3 महिलाएं होंगी, यानी कि 5 महिला पुलिसकर्मी तो होंगी जो कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा हेड की जाएगी हर जिले में। इसका बेसिकली इन पर्पस क्या था, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो सके, महिला के संबंध में जो अपराध हो रहे हैं दर्ज, उनमें 50-50 एक्सपेंडिचर शेयरिंग बेसिस पे हो, यानी 50% स्टेट्स और 50% सेंटर। इसी तरीके से सिमिलरली डिस्पाइट फंड्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेंटर टू स्ट्रेंथन महिला डेस्क, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में सिंगल वुमेन स्टाफ भी देख पाना मुश्किल है, यानी कि पॉक्सो एक्ट के अंदर और सीआरपीसी के अंदर ये जो प्रोविजंस है ना, ये लागू नहीं हो पा रहे तरीके से। अब पॉक्सो के कन्विक्शन के साथ क्या एडवांटेजेस हैं? बात है कि ये पॉक्सो जो है ये जेंडर न्यूट्रल नेचर है, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं कहता चिल्ड्रन लड़की नहीं होती, चिल्ड्रन लड़के भी हो सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से बेसिकली इन्होंने मेल फीमेल विक्टिम सेपरेटली को पब्लिश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में बात अगर करा जाए तो एक डेटा अवेलेबल है हमारे पास पे, जहां पे बोला गया कि 1000 पॉक्सो केसेस को अगर हम देखें तो उसमें से 8 मेल चाइल्ड विक्टिम्स भी हैं, यानी 0.8% पीड़ित लोग, विक्टिम्स मेल भी हैं। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट दर्शाता है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेल चिल्ड्रन इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस इशू विच इज लार्जली अनरिपोर्टेड, अनएक्सेप्टेड। दूसरा, जनरल अवेयरनेस के आधार पे बात करें तो ये एक अपराध बना दिया गया, यानी कि अगर आपको पता है कि किसी बच्ची के खिलाफ या बच्चे के खिलाफ या एक के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो नॉन रिपोर्टिंग भी एक अपने आप में अपराध है। रिपोर्ट केसेस करना मैंडेटरी हो जाता है, नॉट बाय इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो बाय इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर स्कूल को यह जानकारी पड़ी कि ऐसा हुआ है तो पॉक्सो का अपराध दर्ज होना बेहद जरूरी है। और दिस हैज मेड इट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू हाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, अपराध छुपा नहीं सकते आप। तो ये एडवांटेज है पहला कि जनरल न्यूट्रल नेचर है, मेल चिल्ड्रन को भी रिकॉग्नाइज करता है और रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। दूसरा,
चाइल्ड पोर्नोग्राफी का स्टोरेज मटेरियल भी एक नया अपराध है इस एक्ट के अंदर, यानी कि बच्चों के जो पॉर्न वीडियोस अगर आपने रख रखे हैं अपने पास, बनाते हैं, वो नहीं, स्टोरेज आपके मोबाइल में भी है अगर, तो वो अपने आप में अपराध है। और ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट की बात करें तो उसको बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया है, विथ इंक्रीज्ड मिनिमम पनिशमेंट अनलाइक एन एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन इन आईपीसी। भाई वो महिला की मॉडेस्टी कब आउटरेज हो सकती है इसके बारे में आईपीसी में एक अपराध है, पर बताया नहीं गया कि मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन कब अपराध अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पनिशेबल है, बड़ा स्पष्ट शब्दों में समझाया है। तो पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड करती है कि जो भी अफेक्टेड चाइल्ड है उसका रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट महिला ले, उसके घर जाके और प्लेस ऑफ चॉइस पे जाके। तो ये सारी कुछ अच्छी बातें हमारे पॉक्सो एक्ट के अंदर। अब इन्वेस्टिगेशन के साथ क्या दिक्कत आती है, ये है कि बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन जो है इस ऑफेंस का सीआरपीसी के तहत होता है, और यहाँ पे आपको मैंने डिस्कस किया कि इस सारी 4 तरह की रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, है ना, 4 तरह की रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन क्या है सर, बस वही दिक्कत है कि पुलिस फोर्स में महिलाओं की कमी है। और क्या दिक्कतें हैं, तो यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे ऑडियो वीडियो के माध्यम से स्टेटमेंट लिए जा सके। प्रोविजंस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 की रूलिंग में कह दिया कि प्रिजर्विंग द सीन ऑफ क्राइम ऑफ हीनस ऑफेंसेस यूजिंग ऑडियो वीडियो मीन्स इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये यानी कि अपराध का जो सीन है, जो भी व्यक्ति अपना बयान दे रहा है, वो सब आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनीशन, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से करना पड़ेगा, जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च बनाएगा और यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा, ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया किसी भी राज्य में। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट तो बढ़िया था, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की को क्वेश्चन ना किया जाए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए बहुत सारे एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं होते, और हमेशा ये एक चैलेंज बना रहता है। दूसरा प्रोविजन क्या है कि जो स्टेटमेंट है लड़की का, है ना, प्रोसिक्यूट्रिक्स का, वो हमेशा एक जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक जज रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड तो करता है जज, लेकिन कभी अगर चैलेंज कर दिया जाए या क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाए, तो रिकॉर्ड करने वाला जो अधिकारी है, जज जो है, उसको कभी भी क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो जज है ना। और जो भी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं उनको भी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। तो किसी भी बच्चे को बड़े आसानी से टारगेट किया जा सकता है पॉक्सो एक्ट के अंदर, और ऐसे स्टेटमेंट्स नलिफाइड हो जाते हैं। प्रोसिक्यूट्रिक्स के ओरिजिनल स्टेटमेंट भी कई बार नेगलेक्ट हो जाते हैं, या कई बार ज़बरदस्ती भी किसी बच्चे को फंसाया जा सकता है। आपको समझ में आया क्या दिक्कतें? और पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी समय कितना होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, उसके ऊपर भी दिक्कत है। रेप की इन्वेस्टिगेशन अगर बात करें, सीआरपीसी में क्या है, कहा गया है कि 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर रेप ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन पॉक्सो एक्ट के ऊपर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। कब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, नोबडी नोस। पर्पस क्या था इस कानून का, इन्वेस्टिगेशन फटाफट हो सके। लेकिन इसमें क्या है, further the time mandate to complete investigation of rape as in the CRPC without a similar provision in POCSO Act is 2 months. Though the aim is to expedite investigation, it has resulted in 2 significant changes on the field. 2 major changes हुए। 1, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पे बहुत भयंकर प्रेशर होता है कि उनको चार्जशीट 2 महीने के अंदर देनी है। डजेंट मैटर व्यक्ति मिला कि नहीं मिला, जो भी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, 60 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को देना रहता है ना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नहीं चाहते कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सजा मिले, डू नॉट वांट टू इनवाइट इंटरनल पनिशमेंट। एज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करती है, पॉक्सो केसेस को सुपरवाइज करती है CCTNS नेटवर्क के थ्रू और स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर के थ्रू। तो डांट लग सकती है आयो की। आयो यूजुअली एक हेड कांस्टेबल होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, निचले स्तर के अधिकारी मतलब पुलिस वाले होते हैं, तो डरते हैं। और इसीलिए क्या होता है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको 2 महीने के अंदर फटाफट कंप्लीट कराने में रहते हैं। डजंट मैटर कि इन्वेस्टिगेशन सही जा रही है कि गलत जा रही है। और दूसरी दिक्कत क्या है, जो चार्जशीट है, इफ अ चार्जशीट यानी पुलिस का जो फाइनल आरोप है, चार्जशीट उसको कहते हैं, was not put up in 90 days of the arrest of the accused, he or she was granted bail.
Second, if a charge sheet was not put up in 90 days of the arrest of the accused, he or she was granted bail. समझ रहे हैं बात को? 90 दिन के अंदर चार्ज शीट नहीं गई तो बेल मिल जाएगी. नाउ व्हेन अ चार्ज शीट इज पुट अप इन 60 days ऑफ द FIR, 60 दिन के अंदर अंदर हो गई बिना अरेस्ट के, तो अक्यूज क्या कर सकता है? इमीडिएटली बेल ले सकता है आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट. Thus, it is the accused and not the victim who gets the benefit of completing an investigation in a shorter time. आप समझ रहे हैं? तो यहां पे ये बात है, इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो गई, बेकार तरीके से हुई, तो बेल अक्यूज्ड को मिल जाएगी, आरोपी को मिल जाएगी. और मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ भी इशू है. क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन जो प्रोसिक्यूट्रिक्स का है वो CRPC के प्रोविजन के हिसाब से होता है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज टू बी कंडक्टेड बाय अ फीमेल डॉक्टर एज पर द पॉक्सो एक्ट. महिला डॉक्टर के हिसाब से होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि 2 फिंगर टेस्ट, यानी कि वजाइना में 2 उंगली डाल के टेस्ट करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ कि नहीं हुआ, ये एक मेडिकल टेस्ट है. वो बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. कहा ये तो खुद ही पेनिट्रेशन है अपने आप में, नहीं होना चाहिए. पर अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगह पे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं. और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज को अपग्रेड करने के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, जहां पे एग्जामिनेशन जो है वो जल्दी हो सके. द फैक्ट इज दैट मेनी केसेस हैव अ चार्ज शीट विदाउट एनी FSL रिपोर्ट. फॉरेंसिक साइंस की कोई रिपोर्ट ही नहीं होती. अब ये सारे चैलेंजेस होने के बाद एक और मुद्दा है एज डिटर्मिनेशन का. एज डिटर्मिनेशन का क्या दिक्कत है? जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट है, यानी जो 18 साल से कम का बच्चा है, जो अपराधी है, उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहते हैं. उसको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट JJ एक्ट के द्वारा किया जाता है. नो सच. लेकिन पॉक्सो में जुवेनाइल विक्टिम्स के लिए या जुवेनाइल अक्यूज्ड के लिए कोई प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में 2013 में कहा था, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन शुड ऑल्सो बी द बेसिस टू हेल्प डिटरमाइन एज व्हेन फॉर अ चाइल्ड, even for a child who is a victim of crime. However, in absence of any change in the law or even specific directions, investigating officers continue to rely on the date of birth recorded in school admission, yeah, withdrawal registers, which is most cases parents in the absence of hospital or any other authoritative records are not able to defend in the court. यानी कि स्कूल का जो सर्टिफिकेट है आज भी वो एज का क्राइटेरिया काम करता है, जबकि सही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कई बार तो पेरेंट्स एज मैनिपुलेट कर देते हैं. बॉस, पेरेंट्स भी तो करते हैं ना एडमिशन जल्दी कराने के लिए, एज ज़्यादा दिखा दी, कई बार एज अंडर एज दिखाया, तो दिक्कत हो सकती है उससे. तो इसीलिए मेडिकल ओपिनियन के आधार पे एज डिटरमाइन होनी चाहिए. एज एस्टिमेशन बेस्ड ऑन मेडिकल ओपिनियन इज जनरली सो वाइड इन स्कोप दैट इन मोस्ट केसेस माइनर्स आर प्रूव टू बी मेजर. ये लो, समझ रहे हैं बात को? टेक्निकल है बहुत. वंस अ माइनर इज प्रूव टू बी मेजर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूटल इंक्रीजेस, यानी कि आरोपी को घर जाना पड़ जाएगा. पॉक्सो का कोई प्रोविजन बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो मेजर है, तो पॉक्सो के अंदर तो आरोप हो नहीं सकता. ठीक है, इसीलिए क्योंकि कंसेंट और नो इंजरी टू प्राइवेट पार्ट्स, ये सब चीजें प्रूव हो जाती हैं. दस, पॉक्सो एक्ट ने किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कोई बदलाव नहीं किए. और व्हेन इट कम्स टू प्रूविंग अंडर एज जुवेनिलिटी, बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ भी दिक्कतें हैं कि पॉक्सो एक्ट कहती है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगा है, आरोपी जो है ना, अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस, यानी आरोपी ही अपराधी है, मान लेगा कोर्ट. नो कंडीशंस व्हाटसोएवर इन पॉक्सो. बेसिकली ऐसा नहीं होता क्रिमिनल लॉ में. क्रिमिनल लॉ में कहते हैं यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट पॉक्सो में उल्टा है. अपराध अगर दर्ज हुआ तो तुम अपराधी हो, अब तुम ये प्रूव करो कि तुमने नहीं किया था. ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको बात कर रहा है ना. अगर हम बात करें, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इवन आफ्टर द माइनर एज ऑफ द विक्टिम इज प्रूव्ड, नो सच प्रिजम्पशन हाउएवर इज टेकन अप बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल. ठीक, अंडर सच सर्कमस्टांसेस एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द कन्विक्शन रेट इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड. अब ऑथर कह रहा है कि यार जब ये है कि ये ऑब्जर्व ही नहीं करता कोर्ट, तो क्या है अपराधी को, तो वो क्या है, कन्विक्शन हो ही नहीं पाता, सजा हो ही नहीं पाती. देयरफॉर इट इज टाइम दैट देयर इज अ रिव्यू ऑफ द वे पॉक्सो एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड. देख लीजिए, ऑथर भी यही कह रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है ना. और किस तरीके से कितना ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के विक्टिम्स को हेल्प हुई है कि नहीं हुई है, और क्या कर सकते हैं आगे जस्टिस देने के लिए. तो इस एडिटोरियल में हमने पॉक्सो एक्ट के साथ सारे लूप होल्स को डिस्कस किया प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को, पेन और पेपर के साथ अपने नोट्स बना लीजिएगा. मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस में.